नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। पटवारी को लेकर जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, ये हमारा उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है चिनाब रिवर के ऊपर। चिनाब रिवर चंद्रा और भागा नदियों के संगम से जो है वो निकलती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बहती है। तो चिनाब नदी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ से एक रिवर आती है भागा, और यहाँ से एक रिवर आती है चंद्रा, और यहाँ पे जाके ये मिलती है, इस स्थान को बोलते हैं तांडी। ये है हमारी भागा, ये है हमारी चंद्रा। दोनों नदियाँ जो है वो मिलती है तांडी नामक एक जगह पर जो है वो मिलती है। उसके बाद जो एक रिवर आगे बहती है इस तरीके से, उसी रिवर को बोलते हैं हम क्या? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी चंद्रा और भागा दोनों नदियों के संगम से बनती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो किन्नौर जिले से बहती है। तो मैंने आपको किन्नौर का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ये लाहौल स्पीति में ही है, और आगे फिर चंबा के थ्रू जो है वो आगे चली जाती है। तो इसका किन्नौर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फर्स्ट ही जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। किन्नौर से नहीं निकलती है नदी, लाहौल स्पीति से निकलती है और उसके बाद आगे चंबा में जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है? सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है सतलज हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसका उद्गम बाहर से जो है वो होता है। तो ये है हमारा किन्नौर, यहाँ है तिब्बत, यहाँ से एंटर करती है, यहाँ पे है शिवकिला दर्रा। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा कि सतलज नदी जो है वो शिवकिला दर्रे से हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एंटर करती है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र नदी है। तो यस, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से जो है वो निकलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएंगी? करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएंगी। शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, सही है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है। तो यस, ये जो है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट कैसी है? सही जो है वो है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यास नदी के ऊपर है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। तो यस, ये रहा हमारा कुल्लू, यहाँ पे जो है वो रोहतांग पास है और यहाँ पर ही ब्यास कुंड है, वहीं से निकलती है हमारी ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, सही स्टेटमेंट है। व्यास नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो यमुना की नहीं सहायक है, ब्यास नदी किसकी सहायक है? हमारी सतलज की जो है वो सहायक है। ब्यास नदी जब हिमाचल प्रदेश को छोड़कर आपका पंजाब में एंटर करती है, तो पंजाब में ही एक जगह है हरी के बैराज। हरी के बैराज में ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है और उसके बाद सतलज जो है वो आगे फ्लो करती है और पाकिस्तान में जो है वो चली जाती है। तो यमुना नदी का पार्ट नहीं है। अगर यमुना नदी की हम बात करते हैं तो यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, 22 किलोमीटर जो है वो फ्लो करती है। सबसे पहले निकलती कहाँ से है? ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ऐसे सिरमौर में एंटर करती है। सिरमौर में यहाँ पे एंटर करती है, किसको बोलते हैं? खोदरी माजरी। और यहाँ जो निकलती है, बाहर निकलती है सिरमौर से, तो ये है आपका ताजेवाला। ताजेवाला से बाहर निकलती है और फिर एंटर करती है हमारी कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में आपने सुना होगा यमुनानगर एक सिटी भी है जो किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद यमुना नदी हमारी दिल्ली में जो है वो चली जाती है। दिल्ली से फिर हमारी कहाँ चली जाती है? यूपी में जो है वो चली जाती है। आगरा भी जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। फिर आगे प्रयागराज में ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक भी हमारी कौन सी होती है? यमुना नदी होती है। तो यमुना नदी की सहायक नहीं है ये, किसकी सहायक है? सतलुज की। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट हमारा कैसा है? सही जो है वो हो जाएगा, यानी कि कथन एक जो है वो सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? रावी नदी को प्राचीन ग्रंथों में इरावती के नाम से जानते हैं। तो ये रावी नदी को प्राचीन समय में इरावती के नाम से ही जाना जाता था। रावी नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। तो नहीं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कांगड़ा में ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ग्लेशियर है, एक भादल है, एक तंतगिरी है। जब भादल और तंतगिरी यहाँ पे बड़ा बंगाल में मिलते हैं तो वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा क्या? रावी नदी। रावी नदी फिर यहाँ से
कांगड़ा का इस वाला बड़ा बंगाल वाला पार्ट से ऐसे जो है वो चंबा में एंटर करती है और चंबा को 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पे ही हमारा क्या है, चंबा टाउन भी है जो हमारा सिचुएटेड है, रावी नदी के ही किनारे जो है वो सिचुएटेड है हमारा चंबा टाउन। यहाँ पे ही हमारा मणि महेश भी पड़ता है। मणि महेश से भी एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बुद्धिल, वो भी किसकी सहायक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो भी रावी की ही है। उससे आगे हम आगे कुगती नाला, वो भी इसी की है। उसके बाद हम स्यूल, उसके स्यूल में ही आपकी बेरा, तो ये क्या है, हमारी सहायक नदियाँ हैं किसकी, रावी की। तो रावी हमारी कांगड़ा में और चंबा में फ़्लो करते हुए आगे पंजाब में एंटर करती है। हरियाणा के बीच सीमा ये नहीं बनाती, हरियाणा से इसका कोई भी मतलब नहीं है इसका लिंक। तो हमारा कैसा ऑप्शन 1 जो है वो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमारा कैसा है, रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पब्बर नदी के ऊपर है। पब्बर नदी सतलुज की एक सहायक नदी है, सतलुज की नहीं है। पब्बर नदी यहाँ हमारे शिमला के रोडू से जो है वो चंद्रताल लेक वहाँ से निकलती है और ये मर्ज होती है किस में, टॉन्स नदी में। और टॉन्स नदी आगे किस में मिलती है, हमारी यमुना में। तो ये अगर यमुना की सहायक होती तो चल हम मान भी लेते कि स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था, क्योंकि मेन रिवर बाद में यमुना ही आती है। लेकिन इसमें यमुना तो बोला ही नहीं, सतलुज बोला है, तो सतलुज तो पूरा ही कि पूरा गलत ही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। पब्बर नदी का उद्गम धौलाधार श्रृंखला की दक्षिण ढलानों से होता है, तो ये भी हमारा कैसा स्टेटमेंट है, गलत। तो नाइदर 1 नॉर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ट्रांस हिमालयन नदी है। तो यस, ट्रांस हिमालयन जो है वो नदी है सतलुज, और ये इकलौती नदी है जो ट्रांस हिमालयन है। यह नदी राकस हो गई है, राकस ताल तिब्बत से निकलती है और शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। मैंने आपको ऑलरेडी इससे पिछले वाले में बता दिया कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। शिवकिला दर्रा अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर पहले प्राचीन समय में तिब्बत और इंडिया का व्यापार होता था आपस में, और अभी भी उसको दोबारा से शुरू करने का मतलब परमिशन जो है वो मिल गई है। तो शिवकिला दर्रे से दोबारा से व्यापार शुरू होगा, तो इसीलिए आपका शिवकिला दर्रा अगेन जो है वो न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्यास नदी को वैदिक काल में बिपाशा कहा जाता था। तो यस, बिपाशा जो है वो उसका वैदिक काल में बिपाशा ही बोलते थे। बिपाशा का अर्थ है जो बांध ना सके, अनफोर्डेबल। तो यस, इसका ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो बांध ना सके उसी को क्या बोलते हैं, बिपाशा जो है वो कहा जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है। 2 ऋषि होते हैं हमारे, एक होते हैं ऋषि विश्वामित्र और एक होते हैं ऋषि विशिष्ट। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो ऋषि जो विशिष्ट होते हैं उनके 100 पुत्रों को जो है वो मार देते हैं, जिसके बाद से जो ऋषि विशिष्ट होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और वो अपने आप को रस्सी में बांधकर इस नदी में यानी कि बिपाशा नदी में छलांग लगा देते हैं। तो उसके बाद ये बिपाशा नदी क्या करती है, उनकी जो रस्सियाँ उन्होंने बांधी हुई थी उसको खुद ही खोल देती है। तो इसी के बाद उसको बोलते हैं बिपाशा, जो बांध ना सके, क्योंकि उन्होंने उनकी रस्सियों को खोल दिया था कि जिसको कोई बांध ना सके उसको बोलते हैं बिपाशा। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौंग डैम से रिलेटेड। पौंग डैम रावी नदी पर है। पौंग डैम है हमारा यहाँ कांगड़ा में पड़ता है, और मैंने आपको अभी बताया कि जो रावी नदी है वो यहाँ से इधर को फ्लो करती है। तो पौंग डैम हमारा रावी पे नहीं है, किस पे है, ब्यास पे है। और पौंग डैम हमारा कब बना था, तो 1960 में जो है वो बना था। और ये कितने किलोमीटर का है, तो 42 किलोमीटर का ये है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कब बनी थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि रावी नदी पर है, रावी नदी पर नहीं है, किस पर है, ब्यास पर है। नेक्स्ट है, पौंग डैम का निर्माण सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। तो यस, उसका निर्माण जो है वो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो है वो किया गया था, लेकिन अभी जो है उसमें फ़िश प्रोडक्शन भी जो है वो होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल सेकंड जो है वो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, रावी नदी को इरावती, ये अगेन रिपीट हुआ है, तो इरावती तो इसी को बोलते थे। रावी नदी का अधिकांश बहाव हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जो रावी नदी है ना, रावी नदी जो है वो
हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम फ़्लो नहीं करती, ये थोड़ा ही फ़्लो करती है यहाँ से लेकर, और बस ये वाला इसकी जो लेंथ होती है हमारे, वो होती है हमारे 158 किलोमीटर के आसपास। तो इसका जो अधिकांश बहाव है, जो मैक्सिमम फ़्लो करती है हमारी, ये करती है कहाँ पर, पंजाब में या फिर पाकिस्तान में जो है वो फ़्लो करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं करती। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली वन, केवल एक जो है वो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो नहीं, व्यास नदी का हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है, और सतलज का जो है वो 320 किलोमीटर का जो है वो फ्लो रहता है। तो सबसे लंबी सतलज है, ना कि व्यास। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में अधिक जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो नहीं, सबसे ज़्यादा हमारी सतलज ही जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, चिनाब नहीं करती। तो इसके दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं हमारे गलत हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड अब किससे है, हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड है, और इसकी प्रियम्बल को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल क्या होता है, मतलब कि जिसको लेकर आपको जस्टिस मिले। जो हमारी प्रियम्बल में लिखा गया है उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की जो आपको स्वतंत्रता उसमें मिलती है, फ्रीडम मिलती है, तो क्या आप उसको बेस बनाकर ये बोल सकते हो कि इस पर लिखा गया है प्रियम्बल में, तो हमारे को प्रियम्बल को बेस बनाकर जस्टिस चाहिए? तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, उनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकती कि हमारे को इसके ऊपर जस्टिस चाहिए जो प्रियम्बल में लिखा गया है। तो ये हमारा जस्टिशिएबल नहीं है, कैसा है, नॉन जस्टिशिएबल है। इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। प्रियम्बल में अभी तक जो है वो एक ही बार संशोधन हुआ है, कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही इसको अमेंड जो है वो किया गया था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और हमारा इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। ये 3 जो है वो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो प्रियम्बल में हुआ था अमेंडमेंट इसी के थ्रू, और एक ही बार जो है वो हुआ है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट होगा हमारा वो करेक्ट होएगा, फर्स्ट जो है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न ऑफ इंडिया। नहीं, ये सबके लिए, मतलब वैसे तो इंडिया के लोगों को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी जब इंडिया में आते हैं तो उनको भी कुछ एक जो है वो राइट मिलते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध जो है वो है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। ये हमारा करेक्ट है कि जो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये भारत के लिए तो है ही है, लेकिन विदेशियों को भी ये फंडामेंटल राइट मिलता है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला दोनों को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 2 जो है वो ओनली 2 हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट जो है वो हो जाएगा। करेक्ट ही पूछा है ना इसमें, हाँ, तो इसमें करेक्ट ही पूछा है, तो आपका ओनली 2 ये वाला दोनों के लिए जो है वो होता है। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट है हमारे अपर हाउस के ऊपर स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। तो नहीं, राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होता है, इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं, राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, उसको डिज़ोल्व करने की पावर किसी के पास नहीं है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, यह भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, DPSP के ऊपर है स्टेटमेंट, और आपको बताना है करेक्ट। दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। नहीं, ये भी हमारे कैसे होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। DPSP में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर स्टेट के पास जो है वो रिसोर्सेज हैं तो इनको लागू कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं भी लागू कर सकता है। तो
कानूनी रूप से लागू नहीं किए जाते ये, ठीक है, अगर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो ये ज़रूरी है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं है। नॉन जस्टिसेबल है ये, कानूनी रूप से नहीं जो है वो लागू होते। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन है और करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है। तो आपको बताना है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज इन पार्लियामेंट। तो यस, जो बोथ हाउसेज होंगे हमारे राज्यसभा लोकसभा, उनके जो मेंबर होंगे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। एक्टिंग जो है वो प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं करते काम। एक्टिंग प्रेसिडेंट तो कुछ और हो गया, ये जो है वो काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट पूछा है, ओनली वन जो है वो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारे कौन से हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस को बदल देता है। तो यस, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि 42nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। तो इसमें क्या बोला गया था, प्रेसिडेंट की जो पावर है उसमें चेंज किया गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करेगी उनको उनके ऊपर साइन करना ही होगा। कोई भी बिल जो है वो पास करेगी उनको इसके ऊपर साइन करना कंपलसरी होगा। लेकिन 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसके थ्रू क्या बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार जो है वो बिल को वापस कर सकते हैं, पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो हाँ, सही बात है कि 44th जब अमेंडमेंट आया था तो उसने 42nd में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके कुछ प्रोविजंस को बदल दिया था। तो सही है। 52वां 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो यस, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, हमारा 1985 में हुआ था, राजीव गांधी जी के टाइम पे ही ये हुआ था। और 52वां ये था ये, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन, हाँ, स्टेटमेंट आपको बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है, ये एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल 280 के तहत गठित किया जाता है। तो यस, जो सेंटर पे फाइनेंस कमीशन होता है वो 280 आर्टिकल 280 के तहत ही जो है वो बनाया जाता है और उसका टेन्योर 5 साल का होता है। स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन होता है, उसका टेन्योर भी हमारा 5 साल होता है। स्टेट में जो है वो गठन करते हैं हमारे गवर्नर और सेंटर में करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इसको बनाते हैं, ठीक है। इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ टैक्सेस एंड ग्रांट्स इन एड। यह करों और अनुदानों दोनों के वितरण की सिफारिश करता है। तो यस, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट इसके कैसे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएंगे। सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काम होता है क्या, किसका, हमारा फाइनेंस कमीशन का। भारत की चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो है वो क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। संविधान में 3 चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित है, फिक्स्ड है नहीं। जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो एक है और उनके लिए 2 अलग से हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। आप उसको कम भी कर सकते हो, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। कौन बढ़ा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे बढ़ा सकते हैं। तो वो फिक्स तो नहीं है। स्टेटमेंट हो गया हमारा इनकरेक्ट। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, संसद यानी कि पार्लियामेंट, राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो है वो इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो यस, हमारा ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है नहीं, आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो हमारा किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का। ये तो फंडामेंटल राइट में आता है। आर्टिकल 21 भी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 भी हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 तो ये तो नहीं आएगा। तो ये आएगा हमारा आर्टिकल 51A जो है वो रिलेटेड है किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। और पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन
हमारा लागू हुआ था उस टाइम पे नहीं था ये। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने इसको ऐड किया था और 10 ड्यूटीज़ उस टाइम पे थी और प्रेजेंट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। जो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर है उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है वो पूछा गया है कि एक बार घोषित होने पर इसे 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वंस प्रोक्लेम्ड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। तो जैसे ये बोल रहा है कि आर्टिकल 352 के तहत जो है वो इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट जो है वो लगाते हैं, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या उसको जब लगाया जाता है तो 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से पास करना होता है। तो यस, ये हमारा कैसा है, स्टेटमेंट सही है। आपातकाल के दौरान संसद यानी कि पार्लियामेंट राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट विषयों यानी कि सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। तो मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बताती हूँ जब इमरजेंसी नहीं है। तो हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है उसके ऊपर सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट होती है उसके ऊपर स्टेट कानून बनाता है और कंकरेंट लिस्ट होती है उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जब हमारी इमरजेंसी लग जाती है तो क्या करती है, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। तो हमारे बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो कैसे हो जाएंगे, करेक्ट जो है वो हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।